हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्लॉन क्लासेस। आई एम मोहम्मद सैफ। और बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे आपसे बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि कैसे किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो आज हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। और लास्ट लेक्चर में बेटा मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है बेटा, तो उसके हर एक टर्म की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से रिलेशन दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू सी यहाँ पर, तो हमें पता है कि ना सेम टाइप की क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप a b c यहाँ पर तीनों की जो डायमेंशंस होंगी वो सेम होंगी। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो इसी पे बेस्ड है कि पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन दे रखा है, कोई फॉर्मूला दे रखा है फिजिक्स के अंदर, तो हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं होगा। पहली चीज़ तो बेटा ये याद रखेंगे कि फिजिक्स के अंदर आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सब डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, है ना। अब अच्छा देखो, अगर कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली कोई भी फॉर्मूला अगर फिजिकली करेक्ट है, जाहिर सी बात है फिजिक्स के अंदर आप जितने भी फॉर्मूला पढ़ोगे वो जो है फिजिकली करेक्ट हैं। तो जितने भी फिजिकल जो फॉर्मूले हैं जो फिजिकली करेक्ट हैं वो सारे के सारे डायमेंशनली भी करेक्ट होंगे, डेफिनेट है बेटा ये। लेकिन अगर कोई ऐसा ही रिलेशन दे रखा है, आपने कभी उसको नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं देखा है, ठीक है, तो वो हो सकता है वो फिजिकली करेक्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो है कि अगर कोई भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट आ गया, मान लीजिए कोई भी आपने फॉर्मूला लिया और वो डायमेंशनली करेक्ट आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट होगा। लेकिन ये सबसे पहला पॉइंट जो है आपको नोट करना है वो ये है कि अगर कोई भी फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई भी फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो बच्चों ये चीज़ जो है ना, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, पहले तो ये नोट डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें। if a formula is dimensionally correct, then it is not necessary that it will be physically correct, but if a formula is physically correct, then it must be dimensionally correct. ओके, तो ये चीज़ बेटा हमको याद रखनी है। अगर कोई भी फॉर्मूला जो है हमें दे रखा है, अगर वो फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई आपको रिलेशन दे रखा है मैथमेटिकली जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगा। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो यही है कि कैसे हम चेक करेंगे, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तो कोई फॉर्मूला जो गिवन है वो आपके पास करेक्ट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल देखो, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्टेटमेंट इसका वही है कि एवरी जो टर्म है ना, इन अ मैथमेटिकल रिलेशन एवरी टर्म हैज़ द सेम डायमेंशन। इन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इन अ मैथमेटिकल formula, each term has same dimension formula, हाँ ठीक है,
सेम डायमेंशन फॉर्मूला है ना। ओके, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमें चेक करना है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। ओके, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा शायद, या इसको एस टी या एस एन भी लिखते हैं, इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ओके, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करना है। ओके, तो ये यहाँ पर याद रहना चाहिए कि ये जो क्या है आपके पास एस टी है, जो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड पर्टिकुलर, ये जो फॉर्मूला होता है टीएथ सेकेंड में कोई पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके लिए निकालते हैं। तो ये एस टी क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है। यानी कि अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करोगे इस वाले की, तो ये है आपके पास डिस्टेंस और 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर सेकेंड में, तो एल अपॉन टी, यानी कि ये जो है आपके पास एल टी माइनस 1 होगा। ओके, एल टी माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन आ गई। अब देखो ये तो आपको दिख ही रही है, स्पीड है, ये क्या होगी इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर देखो ये एल टी माइनस 1 हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो इस वाले टर्म की डायमेंशन, ये डायमेंशन देखो यहाँ पर हाफ ए, तो ये हाफ तो मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है 1 निकल के आई है बेटा। ये आपके पास इसकी जो डायमेंशन है, मतलब ये ऐसा समझ ली सेकंड की डायमेंशन है, वो 2t माइनस 1 कर रहे हो, तो ये पूरे टर्म की जो डायमेंशन है 2t माइनस 1, ये पूरा टाइम ही है ये अंदर। ओके, तो ये पूरा टाइम है, और यहाँ पर एक ही जो डायमेंशन फॉर्मूला होती है वो क्या होता है बेटा, एल टी माइनस 2, और ये क्या बेटा टाइम की डायमेंशन है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो ये t, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एल टी माइनस 1। ओके, तो यानी कि यहाँ पर हर एक जो टर्म है उसकी जो डायमेंशन है वो एल टी माइनस 1 है, जो डायमेंशन फॉर्मूला है, इसीलिए ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो एक और चेक कर लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये दे रखा है आपके पास, ओके, P इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन 6t, ऐसे दे रखा है। ओके, तो ये हमें चेक करना है कि ये जो है आपके पास ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपके पास हर एक टर्म, यहाँ पर 2 ही टर्म है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो पहले देखो आप लेफ्ट साइड वाले की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ml माइनस 1 t माइनस 2, ये होती है आपके पास। ओके, अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2 होती है, और v वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाई देखो 6 तो एक नंबर है, हमने बताया था नंबर की डायमेंशन 1 होती है, और t डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब 1 है उसका, और t का t। ओके, इस तरीके से। तो अब ये आप निकालिएगा कितना आ जाएगा आपके पास, ml यहाँ पर t माइनस 2 पहले इधर कर दीजिए, एल स्क्वायर हो जाएगा, इधर t माइनस 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई जो है आपके पास t है, तो ये कितना हो गया बेटा, एम एल, और एल की देखो पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, और टी की पावर देखो ऊपर -4 है और ये -5 हो जाएगी। ओके, तो ये रिलेशन आ गया निकल के आपके पास। तो यहाँ पर देखो आप ये देख रहे हो इधर अलग है, ये आपके पास जो दोनों है आपके पास ये इक्वल नहीं है, ये जो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है वो इक्वल नहीं आया, इसीलिए ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ना। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब फिजिकली तो करेक्ट होगा ही नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, कि अगर हमें कोई न्यू फॉर्मूला ड्राइव करना हो, हमें ये पता हो कि फिजिक्स के अंदर कि हमें कोई एक क्वांटिटी है, पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, टू ड्राइव न्यू फॉर्मूला, टू ड्राइव न्यू फॉर्मूलाज, न्यू फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें न्यू फॉर्मूला निकालना है बेटा, है ना, तो हमें ये पहले से ये दे रखा होगा, ये पता है कि अगर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर ये हमें गिवन है तो हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इफ अ क्वांटिटी, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी depend on some other quantities, then we can drive a relation among them
बाई डायमेंशन एनालिसिस। ओके, अब देखो कैसे करके, जैसे सपोज करो एक, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से बेटा। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए कि आपके पास एक कोई बॉल है, उसको हमने लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ, है ना। विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉल moving in a liquid depend on radius of the ball, comma, speed of the ball, and coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity of the liquid. Then find viscous force. Then find formula of the viscous force. ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो दे रखा है कि जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो एक बॉल है, जैसे सपोज करो ये लिक्विड है आपके पास ऐसे यहाँ पर, और एक कोई बॉल है बेटा यहाँ से ड्रॉप की जा रही है इस तरीके से, तो वो जैसे जैसे अंदर जाएगी इस तरीके से, है ना। तो अब ये नीचे जा रही है, ये मान लीजिए v स्पीड से नीचे जा रही है, ये किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है। अब वो ग्रेविटी की वजह से, है ना, स्पीड बढ़ना चाहेगी और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, जो इसकी स्पीड को अपोज करेगा। तो एक ऐसा इंस्टेंट आता है जहाँ पर विस्कस फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में जो आपके पास वेलोसिटी होती है आफ्टर, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जाके। फिलहाल यहाँ पर केवल हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है कि यहाँ पर जो लिक्विड, इसको जो लेयर्स हैं लिक्विड की, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर, है ना, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, वो कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू हम मान लेते हैं यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर क्या क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी कि ईटा की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, उसकी रेडियस है, रेडियस की पावर बी पे मान लीजिए, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हमने मान लिया इसके सी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम के ले लेते हैं, तो ये हो गया ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। ओके, ये हमारे पास इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। यहाँ पर देखो जो k की वैल्यू है, जो k कांस्टेंट है बेटा, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, और किसी भी फिजिक्स के अंदर डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू को हम नहीं पता लगा सकते, है ना। ये तो इसकी लिमिटेशंस में भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कि जो डायमेंशन एनालिसिस की जो लिमिटेशन है वो यही है कि यहाँ पर जो अगर कोई किसी फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसका हम पता नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो ये के जो है भाई एक्सपेरिमेंटली लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू आती है भाई एक्सपेरिमेंटली 6 पाई आती है, तो ये 6 पाई ईटा की पावर ए, आर की पावर वी, बी और वी की पावर सी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर देखो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, जो हमने लिखा है, ये आपका एक फिजिकली करेक्ट है, डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो डायमेंशनली भी ये करेक्ट होगा। मतलब जो राइट साइड वाली जो डायमेंशन है, राइट साइड के टर्म में जो डायमेंशन है वही किधर होंगी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है, फोर्स, तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो इस तरफ की डायमेंशन के बराबर होंगी। अब देखो कैसे करते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में फॉर्मूला, दोनों साइड में डायमेंशन फॉर्मूला लिख ले देंगे। ओके, चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इस साइड में हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होती है बेटा, ml/-2 होती है ये। अब ये किसके बराबर है बेटा, देखो ये डायमेंशनली किसके बराबर है, यहाँ पर 6 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। ईटा की डायमेंशन हमने आपको बताई थी, इसी फॉर्मूले से निकाली थी उस दिन, है ना। मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है ना, F = 6 पाई ईटा आर बी, हमने इसी फॉर्मूले से निकाली थी क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है। हम इसको ड्राइव भी करेंगे, देखो सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ईटा की डायमेंशन किसके बराबर होंगी, एफ,
और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 6 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो r इंटू वी, तो f की डायमेंशन ml t -2 और r की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ है, और ये v जो है वो l t-1 है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा, एक l से कैंसिल और एक ऊपर पहुँच जाएगा, तो ml-1 t⁻⁻1 बचेगा, है ना, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये डायमेंशन यहाँ पर रख देते हैं ईटा की, यानी कि ml-1 t⁻⁻1 इसकी पावर a, और फिर r लेंथ है बेटा, लेंथ की पावर कितनी है b, और फिर v है आपके पास वेलोसिटी यानी कि l t-1 इसकी पावर c। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए m वाले टर्म जो हैं वो एक साथ कर लीजिए। m की पावर a है बेटा, l की पावर देखो यहाँ पर माइनस a है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर कितनी है, और ये लिखा रह गया उसका, ठीक है, यहाँ पर c है उसकी पावर, l की पावर, लेकिन हम यहाँ पर l की पावर -a और यहाँ पर प्लस का b और यहाँ पर बेटा कितना है c, इस तरीके से लिखेंगे। t की पावर को भी देख लेते हैं बेटा, t की पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर -a है और यहाँ पर माइनस का ये l t-1 है, इसे लिख देता हूँ मैं इसको, l t-1 की पावर c। तो ये आपके पास हो जाएगा t की पावर, यहाँ पर -a बेटा यहाँ से आया और -c यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है इधर लिखा हुआ है ml-t-2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपके पास ml-t है, इनके जो कॉफिशिएंट, इनकी जो पावर्स हैं वो बराबर होंगी। डायमेंशन क्या है, पावर्स तो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो यहाँ पर दोनों तरफ एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, तो इनकी जो पावर्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर पावर्स ऑफ m, l एंड t, तो कर लीजिए। देखो यहाँ पर m की पावर बेटा यहाँ पर a है और इधर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप यहाँ पर। अब बात कर लीजिए, देखो पहले l की पावर में कितना है, देखो माइनस का a प्लस का b प्लस का c इज इक्वल टू कितना, इधर कितना है 1, ठीक है, इसको भी एक ऐसे ही रहने दीजिए। पहले इसको t की पावर कंपेयर करते हैं, तो इधर क्या है -a माइनस c इज इक्वल टू इधर कितना है -2। ओके, अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इस 1 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू भी 1 है यानी कि -1, और यहाँ पर b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू आप निकाल चुके हो, सॉरी, ठीक है, ये 1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब ये जो a b c की आप वैल्यू यहाँ से निकाले हो, इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। Put value of a, b and c in equation first, रख दीजिए, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा निकल के, f इज इक्वल टू 6 पाई, ईटा की पावर भी 1 है यानी कि a की वैल्यू 1 आई है, ईटा r की पावर भी 1 और v की पावर 1, तो ये फॉर्मूला जो है आपने ड्राइव कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो बेसिकली देखो करना क्या है डायमेंशन एनालिसिस में, अगर हमें कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें सिंपल सा लिख लेना है कि वो अगर ये दे रखा है कि इन क्वांटिटी पे वो अगर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर बोला था कि जो आपके पास विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि रेडियस कितनी है आपकी उस बॉल की, और दे रखा था कि जो विस्कोसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम मान लेंगे कि f जो है वो किस किस पे, ईटा की पावर a पे डिपेंड कर रहा था, r की पावर b पे और v की पावर c पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको आप जो है ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको एक्सपेरिमेंटली ही निकालना पड़ेगा, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तब क्या करेंगे, फिर दोनों साइड में हम डायमेंशन फार्मूला रख देंगे और उनकी जो पावर्स हैं m l t की उनको कंपेयर कर लेंगे, और वहाँ से जो है इक्वेट कराने के बाद हमारे पास a b c जो हमने माना है उनकी वैल्यू आ जाएंगी, उनको उठा के दोबारा से फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। देखो और क्वेश्चन भी करते हैं इससे, जैसे ये दे रखा है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depend on length of the pendulum
कॉमा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। फाइंड फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड of the simple pendulum। ओके तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है आपके पास कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है कि लेंथ क्या है सिंपल पेंडुलम की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। तो जैसे कि अभी हमने माना था, हम मान लेंगे कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है इसको टी से डिनोट कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ की पावर ए पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है। ओके दो ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो आपके पास आता है निकल के 2 पाई एक्सपेरिमेंटली, है ना। इसको आप नहीं फाइंड आउट कर सकते डायमेंशनली, और तो यहाँ पर L है, इसको L की पावर A और G की पावर B लिख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड में क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला रखेंगे। ये टाइम है तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला T ही रहेगा। यहाँ पर ये 2 पाई है, डायमेंशनल लेस होता है, और L लेंथ है, लेंथ की पावर A हो गई, और G एक्सेलरेशन है जिसकी डायमेंशन LT-2 होती है, और इसकी पावर क्या रख दी हमने, B रख दी। ओके अब यहाँ पर देखो इस साइड T है और इज इक्वल टू L की पावर देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर L की पावर इधर B है तो A प्लस बी हो जाएगी, और यहाँ पर T की पावर कितनी हो जाएगी, T की पावर -2B। ओके कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर पावर ऑफ L एंड T, यहाँ पर दो ही हैं तो L और T की पावर कंपेयर कर लीजिएगा। तो पहले देखो T की पावर कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इधर एक ही वेरिएबल है, तो आप लिखोगे -2B इज इक्वल टू 1। ओके तो यहाँ से देखो आपके पास B की वैल्यू आ गई -½ अब यहाँ पर L की जो डायमेंशन है उनको आप कंपेयर कर लीजिए, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 0 है बेटा इधर, तो A की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स B, और B की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि हाफ। तो अब ये वैल्यू जो है अपने जो ए बी की फाइंड आउट की है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट T की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 पाई, L की पावर बेटा कितनी है आपकी आई है हाफ, और B की वैल्यू आई थी आपके पास -½ तो G की पावर कितनी हो जाएगी, -½ अब ये पावर नीचे लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, हम ये माइनस वाली को नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब ये देखो कितना हो जाएगा, G की पावर हाफ। अब हाफ का मतलब रूट होता है ना, पावर हाफ का मतलब यानी कि ऐसे करके लिखा हुआ है x की पावर हाफ, तो इसका मतलब होता है √x। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 2 पाई, अब ये दोनों आ जाएंगे रूट में, तो ये L/G यही फॉर्मूला होता है आपका टाइम पीरियड का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये। ओके चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उसको पॉज करके वीडियो को पहले खुद करिएगा उसको, फिर बाद में चेक करिएगा। टाइम पीरियड ऑफ अ बबल formed in a liquid depend on formed in a liquid by an explosion depend on pressure, energy of explosion, इसको E कैपिटल दे रखा है और प्रेशर P, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, find time period
ऑफ द बबल, बबल ओसिलेशन, बबल्स ओसिलेशन। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके बेटा इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको आप यहाँ पर कई रख दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसके निकालने की। तो बाकी आप इसको ड्राइव कीजिए कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। फिर मैं देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस किस क्वांटिटी पे, आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पर प्रेशर कितना है। तो मैंने मान लिया कि प्रेशर की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है तो एनर्जी की पावर बी पे मान लिया, और यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी की पावर सी पे मान लिया। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड यहाँ पर मैं के मान लेता हूँ, पी की पावर ए, ई की पावर बी, डी की पावर सी, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला रख देना है। तो टी का जो टाइम पीरियड है इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो टी रहेगा, और यहाँ पर के डायमेंशन लेस होता है, पी प्रेशर का कितना होता है ml -1 टी की पावर -2, और यहाँ पर इसकी पावर ए हो गई एनर्जी ml स्क्वायर टी -2, इसकी पावर बी हो गई, और डी डेंसिटी है यानी कि वॉल्यूम अपॉन सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि एम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि नीचे एल क्यूब आएगी तो ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगी पावर, और ये कितना सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सबको साथ में लिख लीजिए, जहाँ जहाँ एम एम दिख रहा है देखो एम की पावर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ए है पावर, यहाँ पर कितनी है बी है, और यहाँ पर कितनी है सी। तो ए प्लस बी हो गई एम की पावर। एल की पावर कितनी हो जाएगी, एल की पावर देखो यहाँ पर -a है, और यहाँ पर एल की पावर प्लस का 2b हो जाएगी, और यहाँ पर एल की पावर माइनस का 3c हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो टी की पावर कितनी है, टी की पावर है यहाँ पर माइनस का 2a, और यहाँ पर कितनी है बेटा माइनस का 2b है, और यहाँ पर कुछ नहीं है टी की पावर। ओके, तो ये आपके पास इस साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और इधर का केवल टी है। तो अब क्या करना है, सीधे सीधे पावर को कंपेयर कर देना है। कंपेयर पावर ऑफ m, l एंड t। तो कर दीजिएगा बेटा पावर कंपेयर। तो अब यहाँ पर देखो पावर कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो बेटा सबसे पहले m की पावर इधर क्या है बेटा 0 है, इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हो ना, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से t की, क्योंकि देखो m0 l0 मतलब वो 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अब देखो पावर कंपेयर कर लीजिए, m की पावर को कंपेयर करोगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है बेटा, इधर 0 है। अब यहाँ पर देखो L की पावर कंपेयर कीजिएगा, इधर कितना है माइनस का a प्लस का 2b प्लस माइनस का 3c इज इक्वल टू, इधर L की पावर कितनी है बेटा 0, और t की पावर कंपेयर कर लीजिएगा यहाँ पर माइनस का 2a माइनस का 2b इज इक्वल टू इधर कितनी है 1। ओके, यहाँ पर अब देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर पहले देख लीजिए कि ये आसान तरीका भी तो हो सकता है ना इनको सॉल्व करने का। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू माइनस का हाफ। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो मुझे ये अगर मैं इस इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का हाफ, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी निकल आई आसानी से 1/2 आ गई निकल के। ओके, अब c की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें c की वैल्यू पता है, इसको मैं क्या कर दूँ यहाँ पर आपके पास -a लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर और ये b लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर a प्लस बी बना लूँ तो उसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर -a लिखा मैंने, और यहाँ पर b है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर -b कर दीजिएगा। ओके, तो a प्लस बी की, अब यहाँ पर देखो कितना मैंने यहाँ पर -b किया है तो एक ऐड भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मुझे 3b लिखना पड़ेगा। ओके, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर एक -b यहाँ पर अपनी तरफ से इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पहले 2b था तो इधर 3b, ओवरऑल देखो आपके पास 2b तो बचे। अब इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके पास। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी बचेगा अंदर, और यहाँ पर प्लस का 3b माइनस का 3c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो ये a प्लस बी की वैल्यू -1 है। ओके, यानी कि ये पूरे टर्म की वैल्यू हाफ हो जाएगी, प्लस का 3b
और माइनस का 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ आई थी, इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा, ये है देखो माइनस का 3/2 और ये है 1/2, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2/2, यानी कि आपके पास ऐसे समझ लीजिए 3/2 है 1.5 और ये 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3b माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। अब हमारे पास सी बी की वैल्यू आ गई, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, माइनस का हाफ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए b की, तो a प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का हाफ माइनस का 1/3, एलसीएम ले लीजिए 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 5/6। ओके, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था वो कितना आ गया, देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो थी आपकी क्या थी बेटा, ये थी बेटा, यहाँ पर ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, t इज इक्वल टू था हमारे पास बेटा, t इज इक्वल टू था हमारे पास k टाइम्स p की पावर a, e की पावर b और d की पावर c। तो अब यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स p की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, मतलब p की पावर a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस का 5/6, तो ये हो जाएगी p की वैल्यू माइनस का 5/6 और e की पावर b है, तो b की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/3, तो 1/3 लिख देंगे, और d की पावर c की वैल्यू हमने हाफ निकाली थी, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ अ बबल इनसाइड अ लिक्विड, है ना। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं ऐसे। अब जैसे एक और एप्लीकेशन इसी का यूज़ करते हुए, जैसे अगर हमारे पास ये दे रखा है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो कुछ और हमने अज्यूम कर ली हैं, तो आप ऐसा अगर आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी आपने अलग मान ली है, तो उनके थ्रू उन क्वांटिटीज़ को लेकर आप किसी अदर क्वांटिटी की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कैसे लिखोगे, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप फंडामेंटल क्वांटिटी आपने अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी सेट कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाह रहे हो किसी दूसरी क्वांटिटी का जो फंडामेंटल फार्मूला के, जैसे आपने फंडामेंटल फार्मूला मान लिया, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी आपने ले ली कुछ और, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास फोर्स है, वेलोसिटी है और एनर्जी है, वो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली है, जबकि हमें पता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम एक अपना अगर सिस्टम बनाना चाहें तो हम उसमें मान लें कि आपके पास जो फोर्स है, एनर्जी है और वेलोसिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है मान ली है हमने, ठीक है। तो अब इसके टर्म में हम किसी और अदर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। फाइंड dimension of mass in a system in which force F, energy E and velocity are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities, ठीक है। अगर हमने देखो यहाँ पर मैं बता रहा था कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग से अगर ये सेट कर लें कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी ये हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किसी अदर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ मास इन अ सिस्टम इन विच, हमने मान लिया है कि जो आपके पास फोर्स है, एनर्जी है और जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तब क्या आएगा। तो जैसे हमने डायमेंशन एनालिसिस करते हैं कि यानी कि मास जो है इन पर डिपेंड कर रहा है, मास जो है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो हम फॉर्मूला मान लेंगे इस तरीके से कि जो मास है, मास की जो डायमेंशन है m है, ठीक है, मास को हम m से डिनोट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू, सपोज करिए डिपेंड कर रहा है इस पर, f की पावर a पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर एनर्जी की पावर b पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी की पावर c पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे हमने मान लिया।
ओके, तो के तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, हमें तो मास का निकालना है ना, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो दोनों साइड हम क्या रखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला रख देंगे हर एक क्वांटिटी का। तो मास का क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है के तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर फोर्स को क्या लिखोगे आप, mL_t-2 लिखोगे, इसकी पावर a लिखोगे, और एनर्जी क्या है बेटा, mL²t-2 पावर b हो जाएगा, और वेलोसिटी L_t-1 की पावर c हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे हमने क्या किया, दोनों साइड में हमने यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, यहाँ पर ये दोनों की तरफ जो डायमेंशन है वो इक्विवेलेंट होंगी। तो डायमेंशन को आप कंपेयर कर लेंगे, पहले एक साथ लिख दीजिएगा जरा इनको, m को एक साथ लिखिएगा, तो m की पावर यहाँ पर a है बेटा, यहाँ पर कितनी है, b है पावर m की, और यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो फिर l की पावर पे बात कर लेते हैं, l की पावर यहाँ पर कितनी है, a है बेटा, यहाँ पर कितनी है, 2b है, और यहाँ पर कितनी है बेटा, c है। ओके, t की पावर पे बात कर लेते हैं, t की पावर कितनी है, यहाँ पर -2a है, और यहाँ पर -2b है, और यहाँ पर t की पावर -c है, यहाँ पर क्या है, m है। तो अब दोनों तरफ पावर कंपेयर कर लीजिएगा, तो जब पावर आप कंपेयर करोगे तो a+b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, क्योंकि m की पावर यहाँ पर 1 है, और l की पावर क्या है, a+2b+c इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, और यहाँ पर -2a -2b -c इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्योंकि t की देखो इधर कोई भी पावर नहीं है। ओके, तो a+b इज इक्वल टू 1 है। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो a+b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जैसे हम इस वाली इक्वेशन को देखें, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ पर -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a+b -c इज इक्वल टू 0। तो a+b की वैल्यू 1 हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं, -2 और इसकी वैल्यू 1, -c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, c की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास निकल के, और ये माइनस, ठीक है, तो माइनस में ही आ जाएगा, c को उधर ले जाओ, इधर बचेगा -2, ये आ गई आपके पास c की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो हम बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर। इसमें एक काम करिएगा, इसको ऐसे बना लीजिएगा, a+b+b+c ऐसे लिख दीजिएगा इसको। अब देखो ये a+b की वैल्यू कितनी है, 1 है, हमें b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू हम -2 निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास, ये बचा कितना, -1, यानी कि 1 आ जाएगी b की वैल्यू। अब हमारे पास b की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो a+1 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। इस तरीके से अब यहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मास का इस वाले सिस्टम के अंदर जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ मास इन द गिवन सिस्टम, इन द गिवन सिस्टम कितना हो जाएगा बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो f की पावर कितनी आई है बेटा, f की पावर आई है a की पावर 0, यानी कि f इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर e की पावर 1 आई है ना, e की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, और v कितना है, v की पावर c है, और c की वैल्यू आई है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा v की वैल्यू -2। तो ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, मास का इन दिस सिस्टम। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके का। तो इसमें बेटा कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास in a system in which force F, energy E and time T are taken as fundamental quantity।
ओके तो यहाँ पर भी आप इसको क्या करना बच्चे, इसको एक बार पॉज करके इसको करने की खुद से कोशिश करिएगा, और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ बेटा, है ना, फिर उसके बाद आप चेक कर लीजिए कितना आया। अब यहाँ पर देखो डायमेंशन ऑफ मास इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट आपको निकालना है, इन अ सिस्टम इन विच जो है आपने फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, और टेम्परेचर को टाइम को। तो यहाँ पर देखो फिर से हम ऐसे लिख देंगे, देखो मास इज इक्वल टू फार्मूला जो हो जाएगा वो के, यानी कि एफ की पावर वो ए पे डिपेंड कर रहा है, ई की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, और आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, टाइम है, इसकी पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों साइड में हम डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू के, और के का तो कोई डायमेंशन फार्मूला होता नहीं है, एम एल टी माइनस 2 ये आपके पास एफ का हो गया, और ई जो है आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 की पावर बी, और टी की पावर मतलब टी टाइम है तो ये सी रहेगा। कंपेयर कर लीजिए बेटा पावर दोनों साइड में, है ना, तो कंपेयर पावर ऑफ एम कॉमा एल एंड टी। तो पावर को जरा कंपेयर कर लीजिए बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले तो साथ में लिख लीजिए ना बेटा इसको, एक बार इसको साथ में लिख लीजिए। m की पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, और उधर कुछ नहीं है। l की पावर कितनी है बेटा, a और 2b, फिर t की पावर देखिए यहाँ पर, t की पावर -2a, और ये -2b है ना, और प्लस का c। तो कंपेयर कर लीजिए बेटा पावर यहाँ पर, तो ये जो पावर आप कंपेयर कर रहे हो, m की पावर कितनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। l की पावर क्या है बेटा, यहाँ पर l की पावर a और यहाँ पर 2b थी ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर t की पावर कंपेयर कर लीजिए, माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, इन तीनों इक्वेशन को बहुत आसान है सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर मैं कर दूँ बेटा a प्लस बी लिख दूँ इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 रख दिया मैंने, और b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ओके अब यहाँ पर b की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ पर रख दीजिए a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 2 निकल के आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 2 आ गई। अब हमारे पास a b की वैल्यू निकल के आ गई, रख दीजिए यहाँ पर, माइनस का 2 a की वैल्यू 2 है, माइनस का 2 b की वैल्यू -1 है, और फिर c की वैल्यू हमको निकालना है इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 2 ज़ा 4, और ये प्लस का, ये माइनस का 4, और ये हो गया प्लस का 2, प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2। तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। तो आपके पास जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा इन न्यू सिस्टम, डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम, कितनी हो जाएगी बेटा, लिख दीजिए यहाँ पर न्यू सिस्टम के अंदर जो m का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, देखो इस पे f की पावर a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 2 आई है, तो इस पे 2 पे डिपेंड करेगा, और e की पावर b कितना आया है हमारे पास, b की वैल्यू -1 आई है, और फिर t की पावर c की वैल्यू 2 आई। तो ये आपके पास डायमेंशन फार्मूला हो गया न्यू सिस्टम के अंदर। तो हम जो है किसी न्यू सिस्टम के अंदर भी जो है किसी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। ओके तो ये 2 एप्लीकेशन हो गए, बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, टू राइट यूनिट of a physical quantity in a given system of unit, ओके तो हमें किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे हमारे पास
FVS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है या SI सिस्टम है, ठीक है। तो MKS सिस्टम का है तो मॉडिफाइड वर्जन SI सिस्टम है। तो इनमें जो है हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर जो है हम डायमेंशन फार्मूला जो है लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला से यूनिट लिख सकते हैं बेटा। तो जैसे हमारे पास सपोज करो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ML_T-2। तो अगर हमें यहाँ पर सपोज करो CGS सिस्टम में लिखना है, ठीक है, CGS सिस्टम में आपको इसकी यूनिट लिखना है, तो CGS सिस्टम में यूनिट कैसे लिखोगे? CGS सिस्टम के अंदर जो है आप मास को लेते हो ग्राम के अंदर, तो यहाँ पर M की जगह ग्राम लिख दोगे, लेंथ को आप सेंटीमीटर में लेते हो, ग्राम सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास टाइम को सेकंड में ही लेते हो, तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये बराबर होता है 1 डाइन के। ओके यहाँ पर अगर आपको देखो SI सिस्टम में लिखना है, SI सिस्टम में लिखना है, तो SI सिस्टम में आपके पास मास को आप लेते हो केजी में, केजी, और लेंथ को मीटर में, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो ये आपके पास हो जाता है SI सिस्टम के अंदर, जिसको आप न्यूटन बोलते हो। ओके इक्वल टू 1 न्यूटन। इस तरीके से ऐसे ही मान लीजिए आपके पास वर्क है, वर्क की देखो डायमेंशन क्या होती है बेटा? वर्क की डायमेंशन ML²T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होती है। तो इसको अगर आप CGS सिस्टम में लिखोगे, इसकी यूनिट CGS सिस्टम में, तो आप CGS सिस्टम में मास को ग्राम में लेते हो आप, और लेंथ को सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये अर्ग के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 1 अर्ग। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अर्ग, या यूनिट की बात कर रहे हैं तो अर्ग। ओके इसको अर्ग भी लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा, इसको SI सिस्टम में लिखना है, SI सिस्टम में तो केजी लिखेंगे मास को, केजी, लेंथ को क्या लिखेंगे बेटा? लेंथ को मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके जूल के बराबर होती है, जूल। ओके इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अगर हमारे पास कोई भी डायमेंशन दे रखी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम डायरेक्टली उसका जो यूनिट लिख सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। चलिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका बेटा, तो इसका जो बेटा लास्ट एप्लीकेशन है, फोर्थ वाला है ना, कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, है ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है किसी एक सिस्टम में कुछ और होगी, दूसरे सिस्टम में कुछ और होगी, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, है ना। तो इसका जो फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा, टू चेंज अ क्वांटिटी, to change value of a quantity from one system to other, ओके तो जैसे बेटा ये किसी भी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ें, कोई भी वैल्यू हमारे पास रखी हुई है, कोई मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है 2 मीटर, है ना, 4 kg, है ना, 10 न्यूटन, तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरा उसके साथ में यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कहीं पर लिखी हुई है तो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक तो न्यूमेरिकल डेटा रहता है, दूसरा उसका यूनिट रहता है। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर आपकी वो क्वांटिटी लिखी हुई है तो उसमें यानी कि जो यूनिट है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। ओके तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू and unit of a quantity product of numerical value and unit of a quantity is constant in all system of unit, ओके जैसे आपके पास ये आपके पास यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2,
है ना। यहाँ पर ये एक वन सिस्टम के अंदर आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये U1 जो है यूनिट है और ये दूसरे सिस्टम के अंदर है। तो सपोज़ करिए मान लीजिए आपके पास पहले वाले सिस्टम में, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और आपके पास यहाँ पर ये M1 है, इसमें आपके पास जो मास की यूनिट है, तो यहाँ पर इसकी पावर A पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ L1 है, इसकी पावर B है और यहाँ पर टाइम की पावर C है। ओके, यहाँ पर देखो इसमें जैसे हमने यहाँ पर पावर्स तो सेम रहेंगे, ये पावर्स यानी कि डायमेंशन जो है क्वांटिटी की सिस्टम चेंज करने से चेंज नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए इसमें आपने लेंथ है किसी की डायमेंशन, तो इसमें भी वो लेंथ ही रहेगी। किसी भी सिस्टम में जाने से, जैसे आपने सेंटीमीटर लिखा तो मीटर लिखा है, तो दोनों लेंथ, तो उसका जो फिजिकल नेचर है वो चेंज नहीं होगा। केवल क्या है, यहाँ पर ये हो सकता है सेंटीमीटर है तो यानी कि m की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है, उसमें ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर m की जो पावर रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और यहाँ पर जो है आपके पास ये मान लीजिए M2 की पावर A हो गया, L2 की पावर B है और यहाँ पर T2 की पावर C है। ओके, यहाँ पर तो हमें जैसे सपोज करो N2 निकालना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 पहले सिस्टम में दे रखी, दूसरे सिस्टम में निकालना है। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास N1 और यहाँ पर पावर एक साथ कर दीजिए, M1 अपॉन M2 एक साथ लिख दीजिए। इनकी पावर कितनी है बेटा, A है। सिमिलरली L1 अपॉन L2 की पावर B है और T1 अपॉन T2 की पावर C है, इस तरीके से। ओके, तो इसका देखो यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, देखो हमें कन्वर्ट करना है। सपोज करो जैसे मैं कुछ क्वांटिटी आपकी ले लेता हूँ, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। देखो ये जो फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास 1 न्यूटन है बेटा, 1 न्यूटन को हमें चेंज करना है किसमें, चेंज 1 न्यूटन इंटू डाइन, है ना। डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है और न्यूटन जो है वो आपके एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है बेटा वो क्या होती है, ML-T-2 होती है। ओके, यहाँ पर ML-T-2 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो A की वैल्यू है, देखो कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, B की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू कितनी है, -2। तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा देंगे, N2 की वैल्यू निकालना है, दैट इज इक्वल टू N1। N1 यहाँ पर कितना है बेटा, 1 न्यूटन है। देखो मैं इसको N1 और ये U1 है और यहाँ पर डाइन में हमें निकालना है। यानी कि देखो पहली चीज़ तो ये होगा, यानी आपके पास N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होना ही होना है। तो N1 आपके पास 1 न्यूटन है, 1 है और U1 क्या है, न्यूटन है। ओके, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर N2 हमें निकालना है और U2 क्या है बेटा, डाइन है। तो यहाँ पर हमें N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, यानी कि N2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें निकालना है। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालना है। N2 की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N2 इज इक्वल टू N1 और ये M1 अपॉन M2 की पावर A, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, L1 अपॉन L2 की पावर B और यहाँ पर T1 अपॉन T2 की पावर C। ओके, यहाँ पर तो अब यहाँ पर इस वाले सिस्टम में देखो M1 क्या है, ये आपके पास मास की यूनिट है इन सिस्टम 1 और M2 क्या है, मास की यूनिट है इन सिस्टम 2। तो यहाँ पर पहले वैल्यू पुट कर दीजिए ABC की। N2 इक्वल टू N1 कितना है बेटा, 1 है और M1 यानी कि M1 SI सिस्टम में है, मास की यूनिट जो कि kg होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया kg। और नीचे वो M2 क्या है, वो आपके CGS सिस्टम में वो ग्राम होती है और पावर इसकी 1 है। और सिमिलरली L1 क्या है, मीटर है आपके पास और L2 क्या है, सेंटीमीटर है, इसकी पावर भी 1 है। और यहाँ पर T1 T2 दोनों सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है और इनकी पावर -2 है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम होते हैं, नीचे ग्राम है। और यहाँ पर मीटर में कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे सेंटीमीटर है। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो ये आपके पास N2 की जो वैल्यू आ गई, जैसे 10⁻³ ये है और 10⁻² ये है, तो 10⁵ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि आपके पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2, यहाँ पर लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी आई, 10⁵ और डाइन जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख देंगे। ओके, डाइन। तो यहाँ पर 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, देखो यहाँ पर जैसे हमने बात कर रहे थे कि
n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बेटा, ओके, ये कॉन्स्टेंट है। तो अगर आपके पास ये इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप यूनिट को बड़ा कर रहे हो तो n1 कम होता जाएगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप ऐसे लिख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी कि यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल जो डेटा है वो और छोटा होता जाएगा। अगर आप जो है न्यूमेरिकल डेटा को बढ़ा रहे हो तो यूनिट जो है वो छोटे सिस्टम में चली जाएगी, ओके। तो ये भी चीज़ जैसे आपने देख रहे हो, ये आपके पास जो सीजीएस सिस्टम है उसके अंदर जो छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसमें वैल्यू कम ली जाती हैं, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ गई, 10⁵ हो गई है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, जैसे आपको एक जूल को बदलना है अर्ग में, ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको चेंज 1 जूल इनटू अर्ग। अर्ग बेटा क्या है, ये आपकी सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है। तो सिमिलरली देखो वर्क का आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² t-2। तो यहाँ पर आपके पास देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है n2 = n1 और m1/m2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और l कितना है, L1/L2 की पावर यहाँ पर 2 है और T1/T2 की पावर भी कितनी है, -2 है, ओके। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n1 कितना है, 1 है आपके पास और m1 बन के जो आपके पास SI सिस्टम है, मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है। SI सिस्टम में मास की यूनिट बेटा kg होती है। m2 क्या है, ये भी मास की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में जो कि ग्राम होती है, इसकी पावर 1 है और लेंथ कितनी होती है, मीटर होती है SI सिस्टम में, यानी कि जो सिस्टम 1 है SI सिस्टम है उसमें लेंथ की यूनिट मीटर है। L2 क्या है बेटा, ये सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट है यानी कि सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 है और यहाँ पर जो है T1 ये सेकंड है, इसमें भी सेकंड है बेटा, तो इसकी पावर -2। चलिए कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर kg को 1000 ग्राम में बदल देंगे ताकि नीचे जो ग्राम है उससे कैंसिल आउट हो सके, और यहाँ पर जो है मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, नीचे सेंटीमीटर है, इसकी पावर 2 है और इधर तो 1 हो गया, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया 10⁻³ इंटू यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और ये हो गया 10⁴ यानी कि 10⁻7, ओके। ये न्यूमेरिकल डेटा आ गया, क्योंकि हमें पता है n1 u1 = n2 u2 होता है, यानी कि n1 आपके पास 1 जूल = n2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 10⁻7 और इसमें यूनिट क्या है बेटा, अर्ग। तो आपके पास 1 जूल है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ओके। चलिए कुछ जैसे अगर हम अपनी तरफ से कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट बना लें तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो वैल्यू है सेट कर सकते हो। तो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम basic unit of mass comma length and time are 250 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन in this system, in the new system, ओके। यहाँ पर एक ऐसे दे रखा है कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिस्टम लिया है जिसमें जो बेसिक यूनिट है मास की वो 250 ग्राम है। जैसे SI सिस्टम में 1 kg लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 250 ग्राम ले लिया। लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो टाइम है वो 1 मिनट है। तो इसमें जो है आप जो है 10 न्यूटन को इस वाले सिस्टम में चेंज करना है। तो 10 न्यूटन इस वाले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी,
तो देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर देखो 10 न्यूटन है आपके पास, तो हमारे पास फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स का पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है बेटा, mL/t-2। तो यहाँ पर देखो आपके पास A की वैल्यू 1 है, कॉमा B की वैल्यू 1 है, कॉमा C की वैल्यू -2 है। तो रख दीजिए बेटा, आपके पास N2 = N1 m1/m2 की पावर 1 हो गई, और यहाँ पर L1/L2 की पावर भी 1 हो गई, और T1/T2 की पावर -2 हो गई। ओके, यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, N1 आपको कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है। M1 यानी कि आपके पास ये जो न्यूटन दे रखा है वो SI सिस्टम है, SI सिस्टम में मास की यूनिट kg होती है, और यहाँ पर कितनी है, 250 ग्राम है इस वाले सिस्टम के अंदर। ओके, यहाँ 250 ग्राम है बेसिक यूनिट। और यहाँ पर लेंथ की बात करें तो यहाँ SI सिस्टम में मीटर, और L2 जो हम हाइपोथेटिकल सिस्टम ले रहे हैं उसमें लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, बेसिक यूनिट है ना, ये 1 है। और टाइम जो है SI सिस्टम में सेकेंड होता है बेटा, और इस वाले में कितना दे रखा है आपके पास, 1 मिनट दे रखा है, यानी कि 60 सेकेंड। ओके, इस तरीके से, और इसकी पावर -2 है। चलिए अब लिख लीजिए इसको, देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10, और इसको 1000 ग्राम करिए kg को, नीचे क्या है आपके पास 250 ग्राम है। मीटर बेटा कितना 100 सेंटीमीटर होता है, और नीचे 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल होके 1/60 की पावर -2, यानी कि ये हो जाएगा 60 की पावर 2, है ना, ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ग्राम कैंसिल, 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, और ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा आपके पास, जो N2 वैल्यू हो जाएगी आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगी आपके पास, देखो यहाँ पर 4 बच रहा है, 4, ये देखो यहाँ पर 10 है तो ये 40 हो गया, और यहाँ पर भी एक 10 है तो ये 400 हो गया, इनटू यहाँ पर देखो कितना है, 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सही से लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3672, और डबल करेंगे और तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, और 2 कितना 144। ओके, और कितने 0, 202, ये तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 6। ओके, इतना ये जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इस वाले सिस्टम में वो ये आ जाएगी 1.44 10⁻⁶। तो हम किसी और सिस्टम के अंदर, कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसको अपनी अकॉर्डिंग आप सेट कर रहे हो, उसके अंदर भी हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो एग्जाम के अंदर बेटा जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, यही चेंज कर देते हैं, है ना, कि हम कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम लेते हैं उसमें वो निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, है ना, कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशन एनालिसिस की। तो ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है, जैसे ही स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था लिमिटेशन की, हम कुछ बात बल्कि डिस्कस कर भी चुके हैं लिमिटेशंस क्या होती हैं। पहला यही है लिमिटेशन कि अगर किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व है, लॉगरिथमिक टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम, या कोई भी कांस्टेंट है, तो उनको हम जो है इस फॉर्मूले से डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ड्राइव नहीं कर सकते। तो पहला तो यही है आपके पास, ठीक है, we cannot drive formula having trigonometric logarithmic exponential and constant।
ठीक है। तो इसमें कि हम अगर किसी भी आपके फॉर्मूले के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहा है या फिर कोई कांस्टेंट है, जिससे हमने देखा था हम 6 जो विस्कस फोर्स था F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, वहाँ पर हम जो है 6 पाई को नहीं इस मेथड से ड्राइव कर पा रहे थे, या फिर कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आया गया जैसे y इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, तो आप उसको जो है इसको ड्राइव नहीं कर सकते, या कोई भी आपके पास ठीक है लॉगरिथमिक टर्म इन्वॉल्व हो गया तो भी इस मेथड से आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, we cannot drive formula having trigonometric term, logarithmic term, exponential and constant। ठीक है, तो ये पहली लिमिटेशन ये है। दूसरा ये है कि आपके पास आप अगर किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हो तो आप अदर देन पावर फंक्शन है, मतलब अगर किसी में दो टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर जो है उस राइट साइड में जो है दो टर्म है। या फिर आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग U इज इक्वल टू पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का रो जी एच। तो यहाँ पर जो है आपके चार टर्म इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो इसमें ये भी आप जो है इसको ड्राइव नहीं कर सकते। तो हम कोई भी ऐसा रिलेशन जो अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन है उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वी cannot drive a relation other than product of power function। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट ड्राइव सच रिलेशंस। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है इस वाले पॉइंट के अंदर कि हम किसी भी अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन अगर कोई भी है या आपका फॉर्मूला उसको ड्राइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ये है, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब है ना, ये बर्नौली इक्वेशन होती है, इसको भी हम इस तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर पावर फंक्शन जैसे कोई भी आपके पास फॉर्मूला है, आपके कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास है ना, तो वो सपोज करो एफ की पावर एस, ठीक है, v की पावर c, इस तरीके से डिपेंड कर रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन है, तब तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर है ना साइन आ गया, मतलब कई सारे टर्म इन्वॉल्व हो गए, प्लस माइनस के साथ कई सारे टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप उसको जो है ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थर्ड, यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है आपके पास कि हमने आपको बताया था उसी जब पढ़ा रहे थे कि कई सारी क्वांटिटी के एक जैसे ही डायमेंशन फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे वर्क का, एनर्जी का, जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जी है, टॉर्क है, उन सबके जो डायमेंशन फॉर्मूले थे वो एक ही थे। तो आप किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को देख के आप ये नहीं कह सकते ये पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो डायमेंशंस आर नॉट यूनिक, डायमेंशंस आर नॉट unique। for example energy comma work and torque have same dimension formula। सेम डायमेंशन। ओके, तो आप जो है किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को देख के ये नहीं बता सकते ये डायमेंशन फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है। ओके, तो ये आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर और एक और है, जैसे आपके पास अगर हम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो मैकेनिक्स में आपके पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ होती है, एक तो मास होता है, लेंथ होता है और टाइम होता है। ओके, तीन क्वांटिटी जो है आपके तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास अगर मैकेनिक्स में हम बात करें, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम वहाँ पर जो है उसको ड्राइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो फूड in mechanics if a physical quantity depend on more than 3 quantities, then we cannot
ड्राइव relation among them। ओके अगर कोई भी मैकेनिक्स के अंदर कोई भी एक क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तब हम उसको इस मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर MLT है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगी, तो 3 इक्वेशन से हम 3 अननोन तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है या 5 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो 5 अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमें 5, अगर 4 क्वांटिटी है तो 4 क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 इक्वेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको जो है इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे आपके पास टाइम पीरियड होता है आपके पास फिजिकल पेंडुलम का, दैट इज इक्वल टू होता है 2 पाई √I/mgd। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो, ये आपके I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास है m, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और d जो है वो डिस्टेंस है। जैसे इस तरीके से आपके पास कोई हमने एक ऐसे करके लिया, ये इस पॉइंट पे हिंज कर दिया, अब इसको एक साइड ले जाके छोड़ दें तो ये ऐसे इसके रोटेट करेगा, है ना। तो ये इसके जो टाइम पीरियड होगा, है ना, ये जो पेंडुलम है ये आपका कहलाता है फिजिकल पेंडुलम। इसका जो टाइम पीरियड है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये आई क्या है? इसके अबाउट जो है इसका इस पॉइंट के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m इसका मास है, और जो d है इसका जो सेंटर है उससे इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उससे बीच की डिस्टेंस। सपोज करो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये क्या होगी आपके पास? ये होगी इसकी डिस्टेंस, है ना। ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके अबाउट आई, तो यहाँ पर इस फिजिकल पेंडुलम का जब आप टाइम पीरियड निकालते हो तो किस पे देखो, ये 4 क्वांटिटी हो गई, मास हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया आपके पास, और ये आपके पास डिस्टेंस हो गई, और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस वाले फॉर्मूले को आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। आपके पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे आप लिखोगे ना टाइम पीरियड, ऐसे तरीके से आप लिखोगे कि यहाँ पर k 2 पाई है, यहाँ पर I की वैल्यू A पे डिपेंड कर रहा है, M की वैल्यू ये B पे डिपेंड कर रहा है, G की वैल्यू C पे डिपेंड कर रहा है, D की वैल्यू ये D पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो A B C D आपके पास 4 अननोन हो गए। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? जब MLT आपके पास 3 ही जो टर्म होते हैं, तो उनकी जब पावर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी, जबकि आपके पास अननोन कितने हैं? 4 हैं, तो आप उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी लिमिटेशंस आपके पास। इस तरीके से हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन जो आधा चैप्टर समझ लीजिए पहले वाले चैप्टर का, अकॉर्डिंग टू NCERT वो फिनिश हो चुका है। तो इसमें आपके पास जो भी क्वेरी है, कोई कुछ है ना, आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।